Jungle. नमस्कार, बिग न्यूज बेंगलिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबी में जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए इजराइल पहुंचे हुए हैं और इजराइल की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। 2017 में पहली बार पीएम मोदी इजराइल की यात्रा की थी उन्होंने। उसके बाद ये 9 साल बाद 2026 में कहा जा सकता है कि बड़ी यात्रा, जैसे बड़ी संभावना है रक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, खास तौर से एआई और तकनीकी हस्तांतरण की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, उसको लेकर एक बड़ी संभावना और शायद इसीलिए बड़े मौके और बड़ा इंतजार भी है। दुनिया भर के देशों को बड़ा इंतजार है क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अनरेस्ट है, जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, चाहे हम इजराइल और हमास की बात करें, फिलिस्तीन की बात करें, या फिर ईरान और अमेरिका को लेकर जिस तरीके से एक बड़ा संघर्ष होने की संभावना, और इस सब के बीच पीएम मोदी अगर मिडिल ईस्ट पहुंचे तो कई बड़ी, कहा जा सकता है, इससे उम्मीदें उभर कर सामने आती। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का इजराइल दौरा इजराइल और भारत के रिश्तों को करेगा और मजबूत, और कहा जा सकता है कि पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। यानी इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसको पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय होंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी पहुंचे हैं इजराइल, और कहा जा सकता है पीएम मोदी का इजराइल दौरा बेहद महत्वपूर्ण, सुरक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर, निवेश को लेकर, ट्रेड को लेकर, इसके साथ साथ एआई को लेकर और तकनीकी हस्तांतरण को लेकर। उम्मीद लगाई जा रही कि कई बड़े डिफेंस समझौते भी हो सकते हैं। तो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी का इजराइल दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण, और यह कहा जा सकता है कि इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय होंगे। तो ड्रोन डील और डिप्लोमेसी को लेकर जो बड़ी बातें, जो बड़ी चीजें निकल के आने वाली, सबसे पहले कुछ बड़ी तस्वीरें देख लेते हैं क्योंकि पीएम मोदी जब पहुंचे तो पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ये बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी को कहा जा सकता है कि स्वागत के लिए खुद वहां आप बेंजामिन नेतन्याहू को देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री, इजराइल के जो प्रधानमंत्री, वो खुद पहुंचे थे पीएम मोदी के स्वागत के लिए। रेड कारपेट और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और बेंजामिन नेतन्याहू जो है अपनी पत्नी सारा के साथ खुद पीएम मोदी का इस्तकबाल करने, स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। और ये जो गर्मजोशी है, ये आप समझ सकते हैं। You see what you want? Look at the color. तो इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी और ड्रोन डील डिप्लोमेसी को लेकर बड़ी बात, कई बायलैटरल मीटिंग, इजराइल के जो राष्ट्रपति उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होगी, कई बड़े कार्यक्रम। और अब से कुछ ही देर बाद, जैसे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई कि अब से कुछ ही देर बाद इजराइल की जो संसद है नेसेट, उसको पीएम मोदी संबोधित करेंगे और पहले भारतीय होंगे। इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। कुछ और बड़ी तस्वीरें हैं क्योंकि बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं। स्वागत को लेकर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी का 2 दिन का इजराइल दौरा है। पीएम मोदी के स्वागत से सदा इजराइल और तिरंगे में रंगी इजरायली संसद। ये जो आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी को लेकर या भारत को लेकर, भारत और इजराइल के रिश्ते हमेशा प्रगाढ़ रहे हैं। हर बड़े मंचों पर इजराइल जो रहा है वो भारत के साथ खड़ा रहा है। वो चाहे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या कई बड़े मुद्दों के साथ इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। और शायद इसीलिए आप इजराइल की संसद को देख पा रहे हैं
कि किस तरीके से उसे पूरे तिरंगे के रंग में सजा दिया गया है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारत के प्रति ये प्रेम जो है, ये प्रगाढ़ जो मजबूत होते जो रिश्ते हैं, वो तीसरी तस्वीर आपको देखने से समझ में आएगी कि ये इजराइल की संसद है जिसे तिरंगे के रंग से रंग दिया गया है, सजा दिया गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं यहां पर संबोधित करने वाले, अपना पहला बड़ा संबोधन देने वाले। और जेरूसलम पोस्ट के फ्रंट पेज पर खास कवरेज, ये आप जो पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, नमस्ते लिखा हुआ है। उसके बाद वहां की जो भाषा है उसमें नमस्ते लिखा है, यानी कि भारत की जो परंपरा है, सभ्यता है, जो संस्कृति है, भारत को जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, या पूरे दुनिया को एक परिवार की तरह समझने वाली जो कार्यजस्त के एक बड़े मंत्र के साथ हिंदुस्तान चल रहा है, वहां के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, जितने भी बड़े अखबार हैं, उन सब ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और इस प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर बड़ा उत्साह और बड़ा कहा जा सकता है कि जोश दिखाया। और शायद इसीलिए नमस्ते जैसे जो वहां के जो बड़े लीडिंग पेपर हैं, उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर एक बड़ी खबर, फ्रंट लाइन। लेकिन कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। 3 बड़े महत्वपूर्ण समझौते, या फिर कह सकते हैं उम्मीदें कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिवसीय हम यात्रा की बात करें, कई बड़े समझौते हो सकते हैं, लेकिन किस इजराइल में पीएम मोदी की बात करें तो अगर हम मुख्य एजेंडा बात करें इस दौरे का, ये 2 दिवसीय जो दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है, इसके मुख्य एजेंडा की बात करें तो इजरायली राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात हुई है, संसद को संबोधन करेंगे, यानी कि वहां की जो संसद नेसेट है उसको पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब पीएम मोदी वहां की संसद नेसेट पहुंचेंगे। और दूसरा, रक्षा, सुरक्षा और व्यापार पर बड़ा फोकस। डिफेंस को लेकर इजराइल बहुत मजबूत है, और खासतौर से तकनीक को लेकर, ड्रोन तकनीक को लेकर, एआई को लेकर जिस तरीके से इजराइल काम कर रहा है, अब समझौता यह भी हो सकता है कि उम्मीद लगाई जा रही है इजराइल जो है तकनीक ट्रांसफर भी कर सकता है भारत को लेकर। स्वदेशीकरण की जब बात करें तो दोनों देश मिलकर कई बड़े डिफेंस सेक्टर में आगे काम कर सकते हैं। तीसरा, रणनीतिक सुरक्षा सहयोग, नई तकनीक यानी कि ड्रोन, मिसाइल प्रणाली पर बड़ा फोकस हो सकता है। पारस्परिक समर्थन का मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा किसी भी बड़े मुद्दे पर खड़ा रहना। भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है, इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। तो आप समझ लीजिए जो पारस्परिक कहा जा सकता है समर्थन, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ इजराइल खड़ा रहा है। सबसे पहले आलोचना करने वाला जो था वो इजराइल था। तीसरा, भू राजनीतिक संदर्भ, अमेरिका ईरान तनाव और युद्ध का खतरा, किसी भी समय अमेरिका जो है और ईरान के बीच वॉर हो सकता है, एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। हालांकि अभी बैठक जिनेवा में चल रही है, हो सकता है कुछ उससे सार्थक परिणाम निकल के आए। इजराइल हमास के बीच संघर्ष के बीच यात्रा, दुनिया के 2 लोकतंत्रों का ये मिलन है। और जब हम हमास की बात करते हैं तो इजराइल भी हमेशा से बहुत करीब से उसने आतंकवाद को महसूस किया, आतंकवाद को झेला है, और भारत भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है। दोनों देश एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, खासतौर से जब हम आतंकवाद की बात करते हैं। हमारे साथ 3 खास बड़े मेहमान, एक बड़ा विश्लेषण, सीधे हम इजराइल भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 2 दिन की ये इजराइल की यात्रा, मिडिल ईस्ट की ये यात्रा कितनी खास है, कितनी बेहद है, और कौन बड़े समझौते हो सकते हैं, जो संभावित समझौते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के टकराव के बीच पीएम मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं। ये यात्रा इजराइल और भारत के संबंधों को बहुत मजबूत करेगी, रणनीतिक साझेदारी के लिए एक बड़ा मजबूत रास्ता तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा पर 25 और 26 फरवरी को यहाँ पर होंगे। ये उनकी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा 2017 में यहाँ पे हुई थी, और ये बड़ी एक ऐतिहासिक यात्रा होगी जो कि 9 साल के बाद आ रहे हैं। इस विजिट के दौरान वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी से बातचीत करेंगे, इनके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर हर्जोग जी, उनके साथ भी बातचीत करेंगे, और यहाँ की जो केनेसेट है, जो हमारी पार्लियामेंट के इवेंट है, और उसको एड्रेस भी करेंगे। तो ये ब्रॉड एलिमेंट्स हैं। इनके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिया से आए हैं, उनके साथ भी वार्तालाप होगी, और काफ़ी उसमें और भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स हैं। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात हुई, इजरायली संसद नेसेट का संबोधन, भारतीय प्रवासी समुदाय से बातचीत, कई बड़ी तस्वीरें दुनिया देख रही है। संसद के संबोधन का मतलब साफ है कि 2 देशों के बीच मौजूद संसदीय लोकतांत्रिक संबंधों की सच्ची श्रद्धांजलि। भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौते के लिए भी बातचीत शुरू कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी उपलब्धि और भारत के ट्रेड मैप में जुड़ेगी। यानी कि इजराइल में पीएम मोदी क्या कुछ होगा खास, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बड़ी चर्चा होगी। इजराइल की संसद में पीएम मोदी का संबोधन, इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात, भारतीय समुदाय से मुलाकात,
पीएम मोदी पहले भारतीय होंगे जो इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। आप ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल की संसद है नेसेट, जिसे पूरी तरह से तिरंगे के रंग से रोशन किया गया है। इजरायली पीएम ने मिडिल ईस्ट और उसके आसपास गठबंधनों का एक हेक्सागन बनाने का भी प्लान किया है। पहले भी कई बार बेंजामिन नेतन्याहू भारत को ग्लोबल पावर बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे जिसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी देश, ग्रीस और साइप्रस देश और एशिया के देश शामिल होंगे। You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. והשבוע ניתן ביטוי ליחסים מיוחדים שנרקמו במהלך השנים האחרונות בין ישראל לבין המעצמה העולמית הודו וביני לבין העומד בראשה ראש הממשלה נרנדרה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה. तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि भारत और इजराइल के बीच किन क्षेत्रों में सबसे बड़ा फोकस होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और एआई को लेकर कई बड़ी बातें और समझौते हो सकते हैं। और अगर भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात आगे बढ़ती है तो आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी, रक्षा और कृषि इनोवेशन को बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है। इन क्षेत्रों को बड़ा बाजार भी मिल जाएगा। भारत और इजराइल एक दूसरे के बेहद नजदीक हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी के साथ ऑफ कोर्स बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। आपने देखा होगा नेतन्याहू जी ने जब भी उनको एड्रेस किया है, अभी हाल ही में उन्होंने एक दो जगह किया, तो हमेशा वो माय फ्रेंड और इस तरीके के उनके लिए बहुत ही अप्रिशिएटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। और इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी रेपो है और ये संभवतः रिलेशंस को बढ़ाने में मदद करती है। और इन दोनों के जो रिलेशंस हैं, दोनों लीडर्स के रिलेशंस हैं, वो हमारे इस रिलेशंस को मजबूत करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग और मजबूत होगा। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल का विपक्ष भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है। इजराइल में विपक्ष के नेता याइर लैपिड ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सारा इजराइल प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने के लिए उत्सुक है। वह इजराइल के सच्चे मित्र हैं। इजराइल और भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका किसी भी समय ईरान पर अटैक कर सकता है। ऐसे में पीएम मोदी की मिडिल ईस्ट की यात्रा बेहद खास है और दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस यात्रा के बाद कुछ अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि उम्मीदें हैं और दुनिया भर की निगाहें इस 2 दिन की यात्रा, क्योंकि जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं और आप समझ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच लगातार जो टकराव है वो बढ़ ही रहा है। बयान जो आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो रिएक्शन आ रहे हैं, हालांकि जिनेवा में बड़ी बैठक चल रही है, इससे पहले भी लगातार बैठ के चल रही है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। उनका परिचय कर हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अच्छे जानकार है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे खास मेहमान M.K. अग्रवाल जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। M.K. अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे खास मेहमान मनोज कुमार सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, रक्षा मामलों के जानकार हैं। मनोज सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत संदीप जी आपसे करना चाहेंगे। मिडिल ईस्ट और खासतौर से ईरान और अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की घेराबंदी कर दी है, उसके बीच में पीएम मोदी का इजराइल पहुंचना, क्या कुछ बड़े संदेश, क्या कुछ बड़े मैसेज आप देख पा रहे हैं? देखिए संतोष जी, टाइमिंग बहुत ही सेंसिटिव है जियोपॉलिटिकली देखा जाए। जिस प्रकार का टेंशन है मिडिल ईस्ट में, और हम लोग मीडिया में ही देखते हैं कि हर रोज यही होता है कि यूएस आज अटैक करेगा, कल करेगा। दैट मीन्स कि इस तरह का जो इंटेंसिफिकेशन टेंशन का पीछे कभी नहीं देखा गया जो अभी तक। इस दौर में ये यात्रा उस जगह हो रही है जो मेन एक्टर है इस पूरे टेंशन का, इजराइल। हम देख रहे हैं कि इजराइल ही या तो अटैक करेगा तो टारगेट होगा, और उस जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जाना कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी का डीकपलिंग, डीहाइफेंसेशन दिखाता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए, इसको इजराइल वर्सेस ईरान में ना देखा जाए, इजराइल वर्सेस गाजा में ना देखा जाए। इंडिया की जब भी पोजीशनिंग लेने की बात हुई है तो इंडिया ने पोजीशन लिया है। 7 अक्टूबर 2023 में दुनिया के पहले लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे जब नेतन्याहू को फोन किए थे और ये बोले थे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत आपके साथ है, क्योंकि भारत के साथ इजराइल है। हमने देखा था कि मई 2025 में जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था
तो कैसे इसराइल ने हमारा सहयोग किया, कारगिल में भी हमने देखा था। तो ये जो बायलैटरल रिलेशंस भारत और इजराइल के हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इसको कॉन्टेक्स्ट में न देखें, इसको बायलैटरल ही देखा जाए तो ज्यादा मुझे लगता है प्रासंगिक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब इसको जियोपॉलिटिकली कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, स्पेशली नेतन्याहू के कॉन्टेक्स्ट में। हम ये जानते हैं कि नेतन्याहू को आईसीसी ने, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट, उसने क्या किया है कि वारंट जारी किया है, और नेतन्याहू का एक लेजिटिमेट क्राइसिस अंदर भी है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, क्योंकि वहां भी इलेक्शन होने वाले। इन सबके मद्देनजर वहां जाना और भारत जैसे देश का सहयोगी होना और ये कहना कि हम हर तरह के मौसम में आपके साथ खड़े हैं, यानी कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप का जो नारा रशिया के साथ दिया जाता है, यही कुछ नारा इजराइल के साथ है। और लास्ट बात जोड़ना चाहूंगा कि ये संबंध इतने मैच्योर है, फिर से मैं कहना चाहूंगा, इतने मैच्योर है कि इजराइल भारत दोनों समझते हैं कि हमारे संदर्भ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो, लेकिन बायलैटरल कभी भी एक दूसरे को अंडरमाइन नहीं करते। इंटरेस्ट हमेशा बायलैटरली अलाइंड है और हमेशा एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा संदीप जी, हमेशा दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहे। कोई भी मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा मुद्दा हो या किसी बड़े समर्थन की बात हो, भारत इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहा है और इजराइल भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। मनोज कुमार सर, किस तरीके से देख पा रहे? एक तरफ अमेरिका ने ईरान की पूरी घेराबंदी कर दी है, दो बड़े कैरियर, चाहे अब्राहम लिंकन की बात करें, जे हेराल्ड की बात के, उतार दिए हैं। फाइटर प्लेन F-22, F-35 इजराइल की सरजमी पे पहुंच चुके हैं और इस समय मिडिल ईस्ट की यात्रा, और कहा जा सकता है कि बड़ी संभावना है इस यात्रा में। उम्मीद की जा रही है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़े समझौते हो सकते हैं। देखिए, ये आप बिल्कुल सही बताया आपने कि ये जो समय है बहुत कठिन समय है, और इसको संदीप जी ने भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। और ऐसे समय में भारत का ये जो यात्रा है, पूरा विश्व उसको बड़े खास नजर से देख रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन भारत ने जो अपनी बात कही है हर फोरम पे, उसका कहना है ये हमारा आपसी संबंध है, इजराइल और भारत का के आपसी संबंध पर ये हमारी विजिट केंद्रित है, न कि किसी वहां पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पे। और वैसे भी भारत का ये हमेशा से मानना रहा है कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में, उसको वहां के रीजन के ही जो देश हैं वो सॉल्व करेंगे। उसका कारण एक और बहुत बड़ा है कि भारत के लिए बहुत अहम क्षेत्र है, और भारत कभी भी नहीं चाहता ये जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र, इसमें कोई संकट आए, क्योंकि अगर उस पर संकट आता है तो हमारा जो आईमेक प्रोजेक्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। उस पर बुरी नजरें पड़ रही हैं, ऑलरेडी शुरू हो गई जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण, जो ईरान से हमारा जाने वाला है IMEC। उसके अलावा हमारे एनर्जी जो सिक्योरिटी है, उसके लिए ये क्षेत्र बहुत अहम है, और जितना यहाँ पे स्थिरता बनी रहेगी वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। लेकिन साथ ही मैं आपको याद दिलाऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, खासकर डिफेंस के लिए। और इस क्षेत्र में, क्योंकि अभी हमारे जो लड़ाई हुई थी मई में, 2-3 दिन की जो हमारा युद्ध था पाकिस्तान के साथ, उसने हमें ये बताया है कि किस प्रकार से युद्ध का जो पूरा तौर तरीका है वो बदल चुका है। बहुत सारी चीजें अभी ड्रोन्स के ऊपर और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर निर्भर करेंगी, और इसलिए भारत जो है उन टेक्नोलॉजीज के लिए इजराइल के पास गया है। और आप देखेंगे बहुत बड़ा रक्षा समझौता होने वाला है भारत और इजराइल के बीच में, और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है, न केवल ईस्ट, न केवल वेस्ट, और अब तो बांग्लादेश की तरफ से भी हमें खतरा है। तो इन सब चीजों को अगर बड़े समझौते में मैं आ रहा हूं सर आपके पास, कुछ बड़े समझौते रक्षा क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच होने वाले हैं। ड्रोन्स को लेकर एक बड़ी तस्वीर देख लेते हैं। जिस ड्रोन की खरीदने की बात की जा रही है, कि बड़े समझौते की बात की जा रही है, उस ड्रोन्स को लेकर, वैसे भी तकनीक के मामले में जो इजराइल है वो बेहद मजबूत रहा। कुछ और आंकड़े खासतौर से डिफेंस सेक्टर को लेकर जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं, कौन कौन से रक्षा क्षेत्र में क्या क्या चीजें भारत, ये संभावित है क्योंकि अभी 2 दिन की बड़ी यात्रा है, इस 2 दिन में कहा जा सकता है कई बड़े समझौते हो सकते हैं, वो एक बार नजर डालते हैं कि आखिर रक्षा क्षेत्र की हम जब भी बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, ये द्विपक्षीय व्यापार की बात है, लेकिन हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की, कि हम डिफेंस सेक्टर में क्या क्या खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं इजराइल से, क्योंकि सबकी नजरें जो हैं इस समय इस बड़ी यात्रा में है। जब हम ड्रोन की बात करते हैं, मिसाइल्स की बात करते हैं, खासतौर से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार इजराइल जो है वो तकनीकी हस्तांतरण करेगा। मैं व्यापार की बात करूंगा, लेकिन MK अग्रवाल जी आपसे सवाल लेना चाहता हूं। जब अभी मनोज कुमार जी ने, MK अग्रवाल ने
आईपैक का जिक्र किया, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है। हमें लगता है मिडिल ईस्ट का शांत रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो चाबहार हो, चाहे वो आईमेक हो, और चाहे दूसरे ट्रेड की हम बात करें। देखिए, जो आज भारत की भूमिका है, आप वैश्विक परिस्थिति में पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं, कौन सी ऐसी आज कंट्री है, महत्वपूर्ण कंट्री की मैं बात करता हूं, जिसके सबके साथ बेहतर संबंध हैं। अगर वहां हम रूस यूक्रेन को देखते हैं, दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध। इधर अमेरिका इजराइल एक तरफ है, ईरान को लेते हैं, अच्छे संबंध हैं। तो ये इसी तरह से और तमाम हम देखते हैं, तो भारत के जो एक्सेप्टेबिलिटी है आज विश्व में सर्वाधिक है, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है वो विश्व को आश्वस्त करता है कि ये एक ऐसे लीडर है, ग्लोबल लीडर है, जो विश्व में शांति की बात करते हैं और विश्व में सप्लाई चेन की बात करते हैं, विश्व में व्यापार को प्रमोट करने की बात करते हैं, और विश्व में चाहते हैं कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल डेवलप किया, और G20 के बाद से आप अगर हम देखते हैं वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए नजर आते हैं, जिसकी और अभी मनोज जी ने चर्चा करी आईमेक पर। तो वो क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं भारत में लोगों के बीच समावेशी विकास हो, राज्यों के बीच भारत में समावेशी विकास हो, सेक्टर्स के बीच समावेशी विकास हो, तो ग्लोबल स्तर पर भी कहते हैं कि सबको समान अवसर प्राप्त हो विकास का। अब इस क्रम में आप देखिए अनमाइंडफुल की क्या हो रहा है, किस प्रकार का जो है डिप्लोमेसी चल रही, क्या चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, जिसमें इजराइल भी हो सकता है कि लोग उसमें शामिल करें। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी जो शांति के साथ दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाते हुए, कॉन्फिडेंस विश्व को देते हुए कि नहीं अभी माहौल इतना बिगड़ा नहीं है। जब इजराइल इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ से व्यापार की बात कर रहा प्रधानमंत्री जी से, और इसका मतलब यह है कि वो पीस की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, विश्व आश्वस्त होता है। हर चीज शब्दों में कहना आवश्यक नहीं होता। हमें लगता है कि जो हम लोग कहते हैं अपने भारतीय दर्शन में कि काम ज्यादा बोलता है, तो यहां पर काम ज्यादा बोलता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या है, 2 दिन की प्रधानमंत्री जी की यात्रा इजराइल के साथ, पक्का है ना 2 दिन है प्रधानमंत्री जी वहां पर, यानी कि ये कहना है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, रात में क्या होगा, वह पोक खत्म। तो आप देखिए शांति की ओर बढ़ते हुए कदम है, और व्यापार की ओर बढ़ाते हुए कदम भी है। इसको इस रूप में भी ग्राह्य करना चाहिए, इस रूप में भी देखने की जरूरत है, शांति की तरफ बढ़ते हुए कदम। और जब अब से कुछ ही देर बाद जब पीएम मोदी वहां की जो संसद है नेसेट उसको संबोधित करेंगे, कई बड़े मुद्दे होंगे, वो शांति को लेकर होंगे, जैसे एम.के. अग्रवाल जी कह रहे हैं। आतंकवाद को लेकर एक बड़ा मुद्दा, बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि इजराइल भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है और भारत भी आतंकवाद का दंश झेलता रहा। लेकिन एक बार डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं, उस ड्रोन की बात कर लेते हैं। इस पर बड़ी नजर है, हेरोन MK2 ड्रोन, ये भारत जो है इजराइल से ले सकता है, ये संभावित है, क्योंकि अभी 2 दिन की यात्रा है, अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही कि रक्षा में सुरक्षा को लेकर, AI को लेकर, टेक्निक ट्रांसफर को लेकर, यानी कि तकनीक हस्तांतरण को लेकर कई बड़े समझौते हो सकते हैं। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, ड्रोन निर्माता इजराइल, टाइप जो है वो निगरानी एवं स्ट्राइक ड्रोन है। अब रोल देखिए इसका क्या क्या है, दुश्मन की निगरानी करता है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लाइव फीड भेजता है कमांड सेंटर में, सटीक टारगेटिंग करने में सक्षम है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से लैस है पूरी तरीके से, AI का बड़ा इस्तेमाल। और इजराइल AI को लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा है, खासतौर से डिफेंस सेक्टर की हम बात करें। मनोज सर से समझने की कोशिश करेंगे, जब हम पेजर अटैक की बात करते हैं, मोबाइल अटैक की बात करते हैं, इजराइल बहुत, शायद इसीलिए इजराइल जो है मिडिल ईस्ट में एक सुपर पावर की तरह देखा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर हथियार ले जाने की क्षमता भी रखता है ये ड्रोन। क्षमता क्या है, इसकी ताकत क्या है, देखिए 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, बिना नीचे उतरे, बिना जमीन पर उतरे हुए। 45 घंटे तक ये लगातार आसमान में या फिर दुश्मन के क्षेत्र में उड़ान भर सकता है। 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है, 35,000 फीट तक ये ड्रोन जा सकता है, और वहां से बिल्कुल साफ जो तस्वीरें, हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है इसीलिए इसमें अटैच है, इसमें लगा हुआ है कि 35,000 फीट की ऊंचाई से किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी चीज पर, किसी भी टारगेटेड पॉइंट पर नजर रख सकता है, हथियार भी ले जा सकता है, इतना सक्षम। और ये एक बड़ा समझौता होने की उम्मीद है, ये संभावित है। रक्षा क्षेत्र में और क्या कुछ, एक और आंकड़ा देख लेते हैं कि ये तो हम ड्रोन की बात कर रहे हैं,
जो हमारा आज का विषय है ना कि ड्रोन डील और डिप्लोमेसी दोनों चीजें हैं। अब देखिए संभावित समझौते, इसीलिए हमने लिख दिया 2 ताकतवर देश मिल रहे हैं, रक्षा और निवेश पर बड़ी बात, लेकिन ये संभावित समझौते हैं, इसमें आज से कल तक मुहर लग जाएगी। MK2 मेल ड्रोन हमने जो अभी दिखाया, आयरन डोम जो हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो आयरन डोम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर में आयरन डोम बेहद चर्चित रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम जो रहा है पूरी तरीके से। आयरन बीम पर बात हो सकती है, लेजर सिस्टम से लैस है। तकनीकी हस्तांतरण, बहुत से कम ऐसे देश होते हैं जो दूसरे देश को अपनी जो टेक्निक होती है वो ट्रांसफर करते हैं। हथियार तो बेचते रहते हैं, लेकिन जो तकनीक है वो बहुत बेहद कम देश जो ट्रांसफर करते हैं। वो बहुत ही भरोसे और विश्वास वाले जो देश होते हैं तभी वो एक दूसरे को अपनी तकनीक ट्रांसफर करते हैं। स्वदेशी उत्पादन, 2 देश मिलकर कई बड़े हथियारों को लेकर स्वदेशी उत्पादन पर बड़ा फोकस कर सकते हैं। AI आधारित रक्षा तकनीक, मनोज जी हमें लगता है कि AI को लेकर इजराइल से बेहतर कोई डिफेंस सेक्टर में काम नहीं कर रहा। जब हम पेजर अटैक की बात करते हैं, मोबाइल अटैक की बात करते हैं, जब हमास का और इजराइल के बीच में बड़ा संघर्ष चल रहा था। देखिए इसमें बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि जो अभी युद्ध की का स्वरूप है जिस प्रकार से बदला है, और उस क्षेत्र में इजराइल बहुत पहले से काम कर रहा है, और हमें अभी बहुत उसमें प्रोग्रेस करने भी हम रिसर्च और समय लगे। मनोज जी, मुझे लगता है आपकी तरफ नेटवर्क की कुछ दिक्कत आ रही, मैं आपके पास आता हूं। संदीप जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं जब हम इजराइल जैसे देशों की बात करते हैं और इजराइल की जो स्थिति है वो हमें लगता है सिर्फ अपनी डिफेंस ताकत से, अपनी रक्षा क्षेत्र की ताकत से ही वो सरवाइव कर रहा है। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं संतोष जी कि इजराइल को जाना ही जाता है कि डिफेंस में उसकी जो सुपीरियरिटी है। थोड़ा सा डेंट हुआ था जून में, मैं कह सकता हूं कि एयर डिफेंस को लेकर के, जो आयरन डोम को लेकर के एक था सुपीरियरिटी, तो कहीं ना कहीं, बट मुझे लगता है कि जब वॉर में आप होते हैं तो कहीं ना कहीं टेंट छोटा मोटा चलता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल को जाना ही जाता है टेक्नोलॉजी के लिए, बिल्कुल। और स्पेशली जब भारत की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ही क्रेडिबल पार्टनर रहा भारत को। भारत के जो दुश्मन है, स्पेशली पाकिस्तान को लेकर यदि बात करूं तो इजराइल का बहुत ही क्लियर कह सकते हैं वो व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच रहा है कि पाकिस्तान दुश्मन तो है। यूएस इस अप्रोच नहीं होता है कि अब सब यूएस का अप्रोच हम जानते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि भारत के साथ कोई एक ऐसा क्रेडिबल पार्टनर है कि दुश्मन से लड़ने के लिए कभी भी 99 में देखा हमने, जून में हमने देखा, मई में देखा कि सहयोग करता। दूसरी बात यह है कि दोनों का एक थोड़ा सा यूएसपी भी मिलती है हमारी। यूएसपी ये है दोनों कंट्री की, इजराइल की और इंडिया की, कि इजराइल हमेशा भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है। इस समय देखा जाए कि इंडिया की जो राइजिंग है कैपेसिटी डिजिटली जो हमने अपने आप को प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, इजराइल के अंदर कहीं भी ऐसा आप वो कॉम्पिटिटिव वो नहीं दे सकते, साइन नहीं दे सकते हैं कि उसको कहीं भी नर्वस होना पड़े। जैसे कि हम दुनिया की कंट्री को देखते हैं कि वो एक नर्वस में रहते हैं कि ग्लोबल साउथ को इंडिया लीड कर रहा है। इजराइल खुले दिल से इंडिया की प्रोग्रेस के साथ में रहता है। और इवन सबसे बड़ी बात आपको बताओ, रिसेंटली हमने क्या किया, कुछ ऐसी वोटिंग हुई जहां पर हमने तटस्थ लिया या हम ईरान के पक्ष में वोट दिए। वहां भी इजराइल ने भारत के संबंध में, कॉन्टेक्स्ट में उसका रवैया ऐसा नहीं था कि 360 डिग्री चेंज हुआ। तो वो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है इजराइल, पहली बात। दूसरी है कि भारत की जो डीकपलिंग अप्रोच है, मैंने कहा डिहाइपरसेशन का जो अप्रोच है कि हमारे लिए गाजा अलग तरफ है, ईरान अलग तरफ है, और पैलेस्टाइन अलग तरफ है, और इजराइल अलग तरफ है। हम सबको अपने अपने हित के हिसाब से, अपने डॉक्ट्रिन के हिसाब से देखते हैं। इस पॉइंट को, इस केमिस्ट्री को इजराइल रिस्पेक्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब रशियन कॉन्टेक्स्ट आता है, रशिया भी ऐसे ही करता है। ये मैच्योरिटी है रिलेशनशिप का। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जब इजराइल कहीं ना कहीं एक संकट में, देखिए जब वॉर टेंशन चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट में, सबसे ज्यादा टारगेट इजराइल होने वाला, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री जी वहां पर हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक हौसला है कि इस क्राइसिस के दौर में भी हम आपके यहाँ पर आए हैं, आपकी पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, आपके पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हम खड़े हैं। तो मुझे लगता है यही विश्वास है बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाए। बिल्कुल आपने सही कहा संदीप जी। उस समय की एक बड़ी खबर वही आ रही कि एक बार अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां की संसद को संबोधित करने वाले, और शायद इसीलिए बड़ी नजर है दुनिया भर की कि पीएम मोदी क्या कुछ बड़ी बातें कह सकते हैं। क्योंकि जब हम मिडिल ईस्ट की बात करें, इजराइल की बड़ी संसद की बात कर रहे हैं,
तो वहां पर आतंकवाद को लेकर, शांति को लेकर, और जिस तरीके से इजरायली संसद नेसेट को पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का इजरायल दौरा, इजरायल और भारत के रिश्ते हमेशा से मजबूत है। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद वहां की संसद को संबोधित करेंगे। 120 सदस्य है, लगभग 4 साल का कार्यकाल होता है और काफी पावरफुल इस असेंबली इसे कह सकते हैं हम, वहां की जो नेसेट है, वहां की जो संसद है। और हमने अभी अपने इस खबर में भी देखा था कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित है। तो अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी जो है वहां की संसद नेसेट को संबोधित कर सकते हैं। अग्रवाल जी, भारत और इजराइल के बीच व्यापार भी बहुत है। 2019 की बात करें, 19 से लेकर अगर 26 तक की बात करें या तो लगातार व्यापार बढ़ा है। सिर्फ 22 और 23 का जो वर्ष रहा है उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, वॉर जोन में इजराइल रहा है, तब व्यापार कम हुआ है, लेकिन हमेशा से व्यापार, हमें लगता है ये यात्रा उस व्यापार, इस ट्रेड को और आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, भारत को विकसित भारत की ओर बढ़ना है। 2047 में भारत छोटे मन से जो है विकसित भारत नहीं बन पाएगा, यह भी समझना होगा। जो अटल जी की बात है ना, छोटे मन से आप जो है बड़े नहीं हो सकते, तो हम छोटे मन से, छोटी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बड़े विजन के साथ में, और मैंने कहा ना, वो यदि भारत के विकास की एक जो है तो व्यूह रचना करते हैं तो वैश्विक स्तर पर भी विकास की बात करते हैं। इजराइल के साथ अगर हम ट्रेड देखते हैं, लगातार बढ़ रहा है और इजराइल कई टेक्नोलॉजी में आगे है। भारत भी कई टेक्नोलॉजी में आगे हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब भारत ये नहीं चाहता कि जो टेक्नोलॉजी पहले विकसित हो चुकी है हम उस पर काम करें, वो नए सिरे से नई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहा है। जो टेक्नोलॉजी पहले और हमारे अच्छे संबंध हैं, लगभग आप देखें तो सभी से अच्छे संबंध हैं। और इजराइल के साथ तो प्रधानमंत्री जी के बहुत ही अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है। और याद करिए 2017 का वो पल में जब पीएम मोदी गए थे, 2018 में आए थे, इसका खुद जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जब वो इजराइल जा रहे थे तो उनके साथ साथ सुरक्षा में जो आसपास की कंट्रीज थे जो होस्टाइल थे इजराइल की तरफ, वो भी प्रधानमंत्री जी के उस फ्लाइट को स्कॉट करते हुए दिखाई पड़े थे। मतलब ये दुनिया में पहला नजारा। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि इससे पहले की यात्रा, पहले कहा जा सकता है कि इस विजिट को लेकर पहले से तैयारी की गई थी। अजीत डोभाल जो वो पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गए थे। एक बड़ी बैठकों का दौर रहा है और तब ये यात्रा कहा जा सकता है। और शायद इसीलिए इस यात्रा की प्लानिंग बेहद महत्वपूर्ण थी, ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, डिफेंस को लेकर। और इसीलिए लगातार भारत और इजराइल के बीच की जो यात्रा है, जो रिश्ते हैं, वो हमेशा से और मजबूत होते रहे। और इस समय तो बेहद, जब जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल बदली हुई नजर है। ये 3 बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2024 की तस्वीर है, पहली तस्वीर जब अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है गए और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात हुई, एक बड़ी बात। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भी 2025 की तस्वीर है। 15-16 दिसंबर डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री वो इजराइल गए, बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। और तीसरी तस्वीर पीयूष गोयल को आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, जब 2025 में वो पहुंचे। तो एक बड़ी तैयारी की गई थी, क्योंकि ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, खासतौर से डिफेंस को लेकर हिंदुस्तान जिस तरीके से स्वदेशीकरण पर फोकस कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल अपने आप को ताकतवर मानता है तकनीक को लेकर, ड्रोन्स को लेकर, मिसाइल्स को लेकर, वैसे ही भारत भी धीरे धीरे उसका अगला जो कदम है वो स्वदेशीकरण को लेकर है कि वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मैं मनोज सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वहां का उत्साह देख लेते हैं। जब पीएम मोदी पहुंचे और पीएम मोदी भारतीय समुदाय से मुलाकात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। लगभग 6 से 7 हजार के आसपास भारतीय मूल के लोग जो हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वहां रहते हैं। वो कुछ तस्वीरें देख लेते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं कि आखिर भारत को लेकर। ये आप सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं। जय माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय मोदी, जय हिंद, जय मोदी माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत बहुत बहुत एक्साइटेड है, खुशी है। आज मोदी जी इजराइल को विजिटिंग कर रहा है और हम लोग के लिए और भारत का 1.5 बिलियन पीपल के लिए भी कुछ ना कुछ सफलता होगा, हम लोग भरोसा है। जय मोदी जी, जय जय भारत।
ये बहुत बड़ा मेरा ये दिन है ना, हमारे लिए तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को और बेंजामिन नेतन्याहू को एक साथ में और दो कंट्री का एक साथ मिलना और एक बार मोदी इधर आना सब भारत के वासियों के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। और उसका साथ आगे जो भारत से यहाँ पे अभी जो भी नया वर्किंग कंपनीज में आ रहे हैं और उसका साथ साथ में नया इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। सो जो भी है आगे बहुत कुछ हर एक कंट्री के साथ जैसा इंडिया का संबंध है और आगे इजराइल और इंडिया का संबंध भी ऐसे ही बढ़ने के लिए हम लोग बहुत चाहते हैं। अभी पहला प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। इजराइल में जो आने हैं प्राइम मिनिस्टर पहले नरेंद्र मोदी जी है, इससे पहले कोई भी नहीं आया था, तो वो अच्छी बात है क्योंकि इंडिया इजराइल बंधन और भी स्ट्रांग होना है और बनने का और रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ने का है और अच्छी बात। और जो भी है नरेंद्र मोदी जी का वजह से अभी हम लोग बहुत अच्छी दिन मान रहे हैं आज का दिन। देखिए, बेहद दिलचस्प तस्वीरें थी कि हाथ में इजराइल का झंडा था लेकिन मन में जो था वो हिंदुस्तान की बात थी, वो भारत की बात थी। वो कहा जा सकता है कि जय हिंद के नारे थे। ये तो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनके अंदर बड़ा उत्साह था मोदी को लेकर। भारत जी 5 सेकंड। हाँ, अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन तस्वीरों को जो आज विदेशों से देखते हैं, लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जा रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और उनका रिस्पांस भारत के प्रति बढ़ता है। भले कि वो प्रवासी हो लेकिन भारत के प्रति वो और जुड़ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और यही से को कल्चरल डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसको कह सकते हैं। ये भारत का सॉफ्ट पावर है जी। और ये हमारे एम्बेसडर है वहां पर, जो वहां पर भारत की ताकत को आगे बढ़ाते हैं और भारत के महत्व को भी आगे बढ़ाते हैं और वहां पर शांति के साथ उस देश की वेशभूषा में रह करके काम भी करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हाथ में भले ही इजराइल का झंडा हो लेकिन मन में जो उत्साह है वो भारत को लेकर है, जय हिंद के नारे। लेकिन मनोज जी, सवाल मेरा यह है कि जब हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, अपने देश के लिए मर मिटने की बात करते हैं, तो हमें लगता है इजराइल से सीखने की बहुत जरूरत है। डेफिनेटली उसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति को जो भी एक व्यक्ति वहां का सैनिक है वो, बिल्कुल, उसके अलावा जो जिनको बंधक बनाया था हमास ने, एक एक व्यक्ति को या तो उन्होंने छुड़ा लिया या फिर उनके शरीर को वापस लेकर आए हैं यहाँ पे। ये कितनी बड़ी बात है। ये कभी भी किसी भी अपने योद्धा को मैदान में छोड़ते नहीं, चाहे वो शहीद ही क्यों ना हो जाए। और ये जो इनका जज्बा है वो काफी हद तक काफी पूरे विश्व में जाना जाता है। हर एक व्यक्ति वहां देश के प्रति तत्पर है। लेकिन यहाँ मैं एक और भी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जो जिस परिप्रेक्ष्य में जो यात्रा हो रही है, जैसा सबने चर्चा भी की है, बहुत ही कठिन समय है मिडिल ईस्ट के लिए। बहुत ज्यादा पूरे दशक में, पिछले एक दशक में इतना बड़ा घेराबंदी यूएस ने कहीं और नहीं की। यूएस ने कहीं और जिस प्रकार से उसने ईरान में की है, जिस प्रकार से ईरान के खिलाफ जो अभी बंदोबस्त बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा किस प्रकार से भारत को पिछले कुछ आधे साल में कितना इनके ऊपर प्रेशर डाला गया हमारे राजनीतिक नेताओं पर, और बताया गया यूएस के द्वारा काफी जो हमारे पास बातें कही गई और एनर्जी नीड्स को लेकर बातें हुई। उसके बाद जो आपने देखा भारत का रुख, भारत ने तुरंत बिना कुछ शिकायत किए अलग अलग नेताओं से मिलना शुरू किया, छोटे बड़े देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाए और अभी उस मुकाम पे है। क्योंकि देखिए अब पूरा यूरोपियन यूनियन हमारे साथ खड़ा है। अभी इसी 2 महीनों में जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मैक्रो साहब से मिले, फ्रांस के प्रेसिडेंट, फिर जो चांसलर हैं मर्ज, उनसे मिले, लूला डी सिल्वा से मिले ब्राजील के। तो ये क्या दर्शाता है? क्योंकि हम अपना रास्ता, नया रास्ता खोज रहे हैं और कहीं ना कहीं इजराइल के जो इनका जो अभी वक्तव्य आया था नेतन्याहू साहब का, उसमें भी ये साफ झलक रहा है कि हम एक नए एक्सिस को बना रहे हैं। हम 2 देश मिलकर एक नया एक्सिस बनाएंगे विश्व के लिए। और ये केवल व्यापार पर केंद्रित नहीं है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको चर्चा की कि इस बार का जितना जो मुद्दा है वो डिफेंस पे है। डिफेंस में भी एयर डिफेंस खासकर, क्योंकि एयर डिफेंस, काउंटर ड्रोन्स, एआई, क्वांटम, ये सब मेन मुद्दे हैं जिन पर कार्यक्रम होगा, और मिसाइल्स। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बड़े मुद्दे, खासतौर से डिफेंस को लेकर, एआई को लेकर, तकनीक ट्रांसफर को लेकर, मिसाइल्स को लेकर, ड्रोन को लेकर कई बड़े समझौते होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन संदीप जी, जैसे मनोज जी ने कहा ना कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से ईरान की घेराबंदी हुई है, जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सैनिक ईरान के आसपास या मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस कैंप है वहां पर उतारे हैं, या फिर इजराइल में F-22, F-35 जैसे जो फाइटर, उनके जो जेट का लड़ाकू विमान है वो उतार दिए हैं,
कुछ मायने निकल के आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई वॉर जोन में धीरे धीरे मिडिल ईस्ट जा रहा है, या फिर प्रेशर है, सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है ट्रेड को लेकर, परमाणु समझौते को लेकर? संतोष जी, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, यूएस की जो घेराबंदी है, ब्लॉकेट किया है ईरान को, और ग्राउंड ऑपरेशन की, मैं तो कहता हूं कि अभी तक तो हम चर्चा करते थे कि एयरबेस के थ्रू वो अटैक करेगा या उसका जो नेवल बेस के थ्रू अटैक करेगा, जिस प्रकार से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उसने वहां पर ऑलरेडी 15 दिन से लगे हुए, तो इसको ऐसा हम नहीं। हाँ, दूसरा ये भी हमने कि थ्रेट को देकर के नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने की कोशिश हो रही है, शर्तें रखी जा रही है, क्योंकि जिनेवा पे बैठक भी चल रही है जी। ईरान की शर्तें रखी जा रही हैं कि आप मिसाइल सिस्टम छोड़ दीजिए, आप प्रॉक्सीज जो हेल्प कर को छोड़ दीजिए, जो इनरिच यूरेनियम की बात वो छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ अमेरिका अपनी बात कहना चाहता है। मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इससे अच्छा केस स्टडी कभी नहीं मिलेगा, ये समझने के लिए कि पावर को सिर्फ पावर बैलेंस करती है, यानी बैलेंस ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, ये इस समय दिख रहा है कि आखिर 15 दिन से 1 महीने का जो दौर है, ये मादुरो क्यों नहीं बन पा रहे हैं खामनेई साहब? इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर उतना ही डिटरेंस की क्षमता है और उतना ही ईरान के अंदर जो है एक उसको जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। मैं हमेशा खुल के कहता हूं, ये भूल होगी ये समझना कि जो रूस ने सपोर्ट नहीं किया वेनेजुएला का, ये वेनेजुएला ईरान नहीं, यहाँ पर फुल फ्लेश सपोर्ट होगा, क्योंकि 4 वर्षों से ईरान ने रूस को सपोर्ट किया है, तो यहाँ पर फुल फ्लेश तैयारी है। इसीलिए कल की न्यूज बता दें आपको, अमेरिका के जो टॉप जो आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा कि हम यदि युद्ध में जाते हैं तो हमें खासा नुकसान होना पड़ेगा। इस बात को आशंका जताई गई अमेरिका के अंदर। इसका मतलब कि इतना आसान नहीं, इस दौर में, इस साये में यदि भारतीय प्रधानमंत्री जी इजराइल में है तो संकेत क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ये है कि इतने फ्रेगमेंटेड, इतने डिवाइडेड, इतने टेंस ऑर्डर में हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी आगे बढ़ाना जानते हैं, पहली बात। दूसरा, हमें न ईरान की चिंता, न इजराइल की चिंता कि आपस में क्या सोचते, हमें चिंता है अपनी कि 23 फरवरी 2026 से लेकर के आज 26-25 है, 3 दिन से लगातार हम एफटीए की बात कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? इजराइल से कर रहे हैं। संतोष जी, ये जो दौरा है, संदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे चलते इजराइल। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, जिस तरीके से सीधे तस्वीरें एक बार देखते हैं कि क्या कुछ पीएम मोदी की सीधी तस्वीरें संसद पहुंच गए बड़े। हाँ, पीएम मोदी भारतीय समुदाय से संवाद भी कर रहे हैं, भारतीय मूल के लोगों से बात भी करें। सीधी तस्वीरें आप इजराइल से देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी पहुंचे, भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति, जो नृत्य है, जो कल्चर है, वो पीएम मोदी के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। और भारतीय समुदाय, लगभग 6 से 7 हजार भारतीय मूल के लोग हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, वो वहां पर रहते हैं। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। तो ये कुछ बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इजराइल से। तो ड्रोन डील, डिप्लोमेसी को लेकर 2 दिन की इस यात्रा को लेकर कहा जा सकता है बहुत संभावना है। एम.के. अग्रवाल जी, व्यापार की बात करें, एक बड़ा व्यापार तो है ही, लेकिन जब हम तकनीक के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो इजराइल से जुड़ी कंपनियां हैं या फिर भारत से जुड़ी जो कंपनियां जो खासतौर से डिफेंस सेक्टर में काम करें, वो चाहे स्टार्टअप हो या दूसरे सेक्टर हो, उनके लिए एक बड़ी संभावना है? और निश्चित तौर पर इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है, वो चाहे व्यापार में हो, डिफेंस में देखते हैं तो, एग्रीकल्चर में देखते हैं या इनोवेशन क्षेत्र में देखते हैं, कई और क्षेत्रों मिला करके, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की निगाह वहाँ जरूर होगी। और जो इतने दिनों से पीयूष गोयल साहब भी वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और पीयूष गोयल साहब कहीं जाएं और उसका लाभ न लेकर के आएं, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अजीत डोभाल जी के लिए कहा जाता है वो जाएं और कहीं अच्छे संबंध न हो पाए, ये नहीं हो सकता है। जयशंकर जी तो खैर डिप्लोमेसी के जो है चैंपियन नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, जो इतने 2-3 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और आज इस वातावरण में गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ऐसे ही नहीं गए हैं। कल क्या आता है वो तो देखेंगे ही हम, लेकिन लॉन्ग रन में क्या आता है वो जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां पर इनोवेशन की, एग्रीकल्चर और वाटर को जो उन्होंने प्यूरिफिकेशन का काम किया है, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उस एरिया में एग्रीकल्चर को उन्होंने इतना प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया है, ये देखने वाली बात है। दूसरा, अगर आप देखते हैं इजराइल का एक और मॉडल आप देखते हैं, इनोवेशन का, व्यापार का तो आप देख ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी का आप देख रहे हैं, एआई का देख रहे हैं, डिफेंस का देख रहे हैं,
लेकिन जो एक बात और वो है स्वदेशीकरण का मॉडल। स्वदेशीकरण का वो स्वदेशीकरण का मॉडल भी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी उसको भी कहीं ना कहीं वॉचफुल होंगे और आज के संसद का जो वो संबोधित करेंगे वहां पर इजरायली संसद को, तो निश्चित तौर पर बहुत सी झलकियां वहां आपको नजर आएंगी और ये दिखाई पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की आज विशेषता क्या है, जब वो यूरोप जाते हैं, ईस्ट यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज जाते हैं जिसमें 50 साल से हमारे यहाँ लोग नहीं गए थे, वहां नवाचार की, स्टार्टअप की बात करके आते हैं। तो आप समझिए अगर ओमान जाकर के वहां पर एफटीए की बात करते हैं और फिर इजराइल से अगर एफटीए की संभावना बनती है, तो आप समझिए भारत बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। 47 का विकसित भारत और वेस्ट का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मनोज सर, जब हम आपसे आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एंटी टेरर पॉलिसी पहली बार हिंदुस्तान ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सामने रखी। इजराइल भी आतंकवाद से पीड़ित रहा, आतंकवाद को बहुत करीब से देखता रहा है और अभी भी देख रहा है। भारत भी आतंकवाद का दंश झेलता रहा है। आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, बड़ा सपोर्ट, बड़ा समर्थन मिलने की उम्मीद कही जा सकती है इजराइल और भारत की जब बात करते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल की बात की है, हमेशा टेररिज्म का जिक्र किया है और कहा है कि हम दोनों देश टेररिज्म के टोटली खिलाफ है और किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में कोई भी जो उसको स्पॉन्सर करता है उसके खिलाफ है। ये तो बात साफ कर दी गई थी। इसके साथ मैं आपको थोड़ा ये भी याद दिलाऊं कि जितने अभी भारतीय आपको दिख भी रहे हैं, जब ये हमास द्वारा अटैक हुआ उसके बाद जितने वर्कर्स भाग गए थे इंटरनेशनल, तो भारत ही वो देश था जिसने प्रॉमिस किया था इजराइल को कि वहां पर लेबर जो चाहिए या फिर जो स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए हम अपने देश से वहां पर लोग भेजेंगे और वो लोगों ने वहां बहुत योगदान भी किया है रीबिल्डिंग में। इसके अलावा एक और चीज यहाँ मेरा ध्यान जाता है कि देखिए यूएस में क्या सिचुएशन है। यूएस इतना आसान नहीं है। यूएस के साथ जैसे संदीप जी बोल रहे थे कि कोई ग्राउंड अटैक होगा या नेवल अटैक हो, मेरा मानना है कि ऐसा इतना आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है। कारण उसका बताता हूं, क्योंकि जो मिसाइलें हैं ईरान के पास, वैसी मिसाइलों में जो उसका अपना वर्चस्व है वो पूरे विश्व को मालूम है। और जिस प्रकार की कुछ मिसाइलें उन्होंने रशिया को भी सप्लाई की थी, ड्रोन्स तो मालूम ही है सबको, ड्रोन्स में भी वो काफी आगे हैं। तो ऐसे में लगता नहीं कि वहां पर, और किसी के हित में नहीं है कि मिडिल ईस्ट में, क्योंकि एक केवल ईरान पे अटैक करने से वो क्षेत्र अकेला बचा नहीं रहेगा, उसमें बहुत पूरे क्षेत्र पे असर पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया। और देखिए यहाँ पर क्या है, अभी डोनाल्ड ट्रंप की वहां पे पॉपुलैरिटी 34% हो चुकी है घटकर। वहां पर जो एप्स्टीन फाइल खुली है वो भी एक रीजन है जिस प्रकार का दबाव ये इंटरनेशनली बना रहे हैं। तीसरा, वहां के जो कोर्ट्स एंड बाकी जो ऑपोजिशन है वो टोटली उनके टैरिफ के जो बर्ताव है उनका उसके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में ये तो केवल एक जोर आजमाइश है। और जैसा कि अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है, उसने कहा था इराक में केमिकल वेपन्स हैं, कभी कुछ मिला नहीं। जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करने देंगे। अरागची साहब ने कल ही तो कहा है कि हम कोई भी वेपन डेवलप कभी नहीं करेंगे, लेकिन पीसफुल यूज होगा जो न्यूक्लियर का, उसके प्रति हम वचनबद्ध हैं, वो हम जरूर करके मानेंगे। तो इन सब बातों को अगर आप जोड़ के देखें, और ईरान भी नहीं चाहता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला हो, और मुझे लग रहा है कि पीछे जो बातचीत चल रही कहीं सकारात्मक बनेगी और स्थितियां सुधरेंगी। वैसे हालांकि ये बहुत मुश्किल इसलिए भी लग रहा है कि इतना बड़ा जमावड़ा जो यूएस ने किया है, क्यों किया, इतना खर्चा करके वो जो ये बड़ा सवाल है मनोज, ये बड़ा सवाल है कि 2-2, 3-3 कैरियर, हजारों की संख्या में अपने ट्रूप्स, F-22, F-35 की हम लगातार बात कर रहे हैं। ये क्यों, वजह क्या, वजह कैसे? जी, रेजिम चेंज होने के लिए, शायद कुछ और ईरान में बदलाव लाने के लिए, और जिस प्रकार का आपने रेवोल्यूशन देखा था उन सबको हवा भी दी है यूएस के लोगों ने। प्रेसिडेंट ने खुद बढ़ चढ़ के बोला था कि हम आपके साथ हैं, हेल्प इज ऑन दी वे, सारी चीजें आप समझिए। रेजिम चेंज हो सकता है जो मुझे लगता है। बाकी असैसिनेशन भी पॉसिबल है लीडर्स का वहां पर ईरान में, जिसमें शायद ये दोनों देश भी मिलकर काम करें, इजराइल और यूएस। इजराइल और यूएस। संदीप जी, सवाल यही, मनोज जी ने कहा कि क्या रिजीम चेंज को लेकर अयतुल्लाह जो खामनेई की हम बात करते हैं, जो सिर्फ रिजीम चेंज करने के लिए इतना पावर, इतना कहा जा सकता प्रेशर, इतनी घेराबंदी पूरे मिडिल ईस्ट की? देखिए, इस बार जो ये टेंशन है ये ऑल आउट वॉर है। मैं इसलिए कहता हूं कि सिचुएशन बहुत ही गंभीर इस मामले में कि दोनों तरफ की अपनी तैयारियां हैं। खामनेई साहब भी चाहते हैं कि, उन्होंने कहा 2 दिन पहले ही कहा कि
ये लिमिटेड वॉर नहीं होगा, छोटा सा भी अटैक ईरान पर तबाही मचाएगा। और मैं सारे एयरबेस से, चाहे साल्टी एयरबेस हो, चाहे प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो, चाहे आपका जो कतर का है अल उदैद हो, सारे एयरबेस पर इसकी पूरी तैयारी है। देखिए ईरान की पूरी तैयारी है। अब हमें मरता क्या ना करता, डू और डाई का सवाल है। जब मरना ही है तो मार के मरेंगे, ये कंसेप्ट पर आ चुका है ईरान। और वहां पर ट्रंप को भी जिद है कि मुझे खत्म करना है खामनेई को। तो दोनों की जो पोजीशनिंग बहुत हार्ड लाइन पर है। अब मुझे नहीं लगता कोई पीस डील, सब जो चल रहा है ड्रामा है, ऐसा कोई पीस डील नहीं होगा। हाँ, पीस तब हो सकती है जब फोर्स होगा। अब फोर्स किसके पास ज्यादा है, बराबर का मामला है। अब आने वाले टाइम में देखने को होगा कि क्या सिचुएशन लेती, लेकिन ये सिचुएशन बहुत टेंस है। मुश्किल से 3-4 दिनों आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ ही दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन इन सबके बीच पीएम मोदी की मिडिल ईस्ट की यात्रा बेहद संभावनाओं वाली यात्रा, खासतौर से इजरायल और भारत की बात करें, दोनों के रिश्ते हमेशा से प्रगाढ़ रहे और डिफेंस को लेकर दोनों देश एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। आज बस समय इतना ही है। संदीप त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, एमके अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज कुमार सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज उन्होंने बात की कि किस तरीके से कहा जा सकता है पीएम मोदी की 2 दिन की यात्रा के कई बड़े मायने हैं, जहां पर ड्रोन भी शामिल है, डील भी शामिल है और डिप्लोमेसी को लेकर एक बड़ी बातचीत। 2 बड़े ताकतवर देश एक साथ जब एक टेबल पर बैठेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा, खासतौर से जब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे पर बड़ी बात निकल के आ सकती है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी जो है इजराइल की जो संसद है नेसेट, उसको संबोधित करने वाले, जहां पर शांति की भी बात होगी, आतंकवाद की भी बात होगी और जिस तरीके से दुनिया में जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही उसकी भी बात होगी। दुनिया में कुछ और बड़ी खबरें हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे बंद करने पड़े और कई जगह उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी। अब तक 11,055 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। श्रीलंका के पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख सुरेश सल्ले को उनके कार्यस्थल जाते समय हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये गिरफ्तारी 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की चल रही जांच से जुड़ी है। अबू धाबी स्थित हिदियाह अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने मकसूद क्रूज को अपने अंतर्राष्ट्रीय संचालन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने वाली संस्था के रणनीतिक दिशा निर्देशों का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका पहले से कहीं अधिक समृद्ध और शक्तिशाली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान विभाजित कांग्रेस में अपना पहला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन दिया। अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक वार्ता का तीसरा दौर कल जिनेवा में शुरू होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यदि कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए तो एक अभूतपूर्व समझौता संभव है। कनाडा सरकार ने मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की नागरिकता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत यात्रा से पहले ये कदम उठाया है। और एक बार फिर सीधे चलते हैं इजराइल, जहां पर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय समुदाय में उत्साह है, जहां पर आप गरबा भी देख पा रहे हैं, जहां पर आप दूसरे नृत्य देख पा रहे हैं। ये बात की सभ्यता संस्कृति। और आज वैसे भी यरूशलेम की जितने भी कहा जा सकते लीडिंग न्यूज़पेपर थे, सब में भारत की चर्चा थी, सब में प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़ी तस्वीरों की चर्चा थी, बड़ी यात्रा की चर्चा थी। यह आप आवाज सुनिए। अभी चलने दो।
तो देखा आपने कितना उत्साह है, कितना उमंग है, भारतीय समुदाय के लोग हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल में पहुंचे तो जो नीचे खड़े हुए जो भारतीय समुदाय के लोग थे, उनका उत्साह, उनका जो उमंग है वो देखते ही बनता है। और जब भी इजराइल और भारत की बात की जाती है, भारत के रिश्ते इजराइल के साथ बेहद मजबूत, बेहद प्रगाढ़, कहा जा सकता है बेहद मीठे रहे। और उसका नजारा, उसकी तस्वीरें आपने अपनी स्क्रीन पर देखी। तो बिग न्यूज बेंगलिसिस में आज बस इतना ही। कल फिर किसी बड़े विषय के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।